हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में फूड एंड न्यूट्रिशन की आपकी जो ब्रांच है उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स में विटामिन के बारे में। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और साथ में ही आपका वाटर है और आपकी एनर्जी को। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो वर्ड है वो सबसे पहले आपका कैसिमर फंक के थ्रू यूज किया गया टर्म था। ये शब्द एक वाइटल अमीन से आया है। शरीर के लिए जो आवश्यक सुरक्षा तत्व के कारण ही इसका जो नाम है वो विटामिन पड़ा है। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली दो पार्ट्स में विटामिन को डिवाइड किया जाता है। एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो आपके बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो आपके एडीई के होते हैं, जिनकी जो लिंक है वो जिनके जो वीडियो है इनको लर्न करने की कि किस ट्रिक के थ्रू कि किस तरीके से कौन सी विटामिन होती हैं, किस डिवीजन में आती हैं, वो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अदरवाइज आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं ट्रिक टू लर्न विटामिन बाय ग्लोबल गुंजन, तो आपको मिल जाएगा। साथ में आप ग्लोबल गुंजन लिखेंगे तो पर्टिकुलरली आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। जल में घुलनशील जो आपकी विटामिन से पहले हम उनको देखते हैं। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक विटामिन ना होकर विटामिन का एक समूह होता है। इसकी कमी से आपको कमजोरी, एकाग्रता की कमी, पाचन तंत्र में विकार देखने को मिलता है और इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स आप इसको हीट देंगे तो ये ना उड़ेगा ना जलेगा। खाना पकाते समय सोडा का प्रयोग करने से जो विटामिन है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे आप इडली वगैरह बनाते हैं या फिर आप ढोकला बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इमिडिएटली उसमें आप सोडा यूज कर लेते हैं या फिर इनो पाउडर यूज कर लेते हैं, फ्रूट सॉल्ट जो होता है। इससे आपकी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका स्वाद नमकीन और गंध खमीर के जैसी बी कॉम्प्लेक्स की देखने को मिलती है। थायमीन की बात करें अगर हम बी कॉम्प्लेक्स में, सबसे पहले तो थायमीन की खोज जो है वो बेरी रोग का जो हम उपचार कर रहे थे उस टाइम पर हुई थी। सन 1885 में इस बीमारी को सबसे पहले तकाकी नाम का जो एक डॉक्टर था उसने पहचाना था। बेरी रोग को तकाकी ने पहचाना था। इस क्षारीय माध्यम में नष्ट हो जाता है आपका थायमीन। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट की चयापचय में हेल्प करना, पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखना, तंत्र के भली प्रकार से कार्य करने में सहायक होना। और इसके सोर्सेज की बात करें तो साबुत अनाज में थायमीन विटामिन का प्रमुख स्रोत रहता है। अन्य साधन जैसे मटर, सेम, दालें और खमीर, इन सब में भी आपका अच्छी मात्रा में मिल जाता है। हरी सब्जियों में फल, मांस, अंडे और यकृत में जो अंडे का जो बेसिकली पीला भाग होता है उसमें आपका थायमीन मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है साबुत अनाजों में। कमी की बात करें तो इससे आपका बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण है थकान, काम में अरुचि होना, चिड़चिड़ापन होना, निराशा, गुस्सा, वजन और रक्त की कमी हो जाना, अपच होना, कब्ज होना, सिर दर्द, सांस फूलना, न्यूराइडिस जो रोग है, प्रॉब्लम है, वो हो जाती है, जिसमें टांगों में भारीपन, मांसपेशियों में अकड़न और तलवों में जलन होने लगती है। देखिए टर्म याद रखिएगा, कभी कभी पर्टिकुलर टर्म से पूछ लिया जाता है कि ये वाली सिचुएशन है किस रोग में आ जाती है। और दिल की धड़कनें बढ़ जाना भी आपका बेरी रोग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोफ्लेविन के बारे में। तो ये एक चमकीला पीलापन लिए हुए एक पदार्थ होता है। शारीरिक बढ़त के लिए आवश्यक होता है, मतलब जब ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, शार्प और रोशनी की से ये आसानी से नष्ट हो जाता है। कार्य की बात करें तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के चयापचय में सहायक है, नाइसिन के निर्माण में भी सहायक होता है। सोर्सेज की बात करें तो ये वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थों में उपलब्ध होता है। मांस, मछली, दूध, अनाज में अच्छी मात्रा में मिलता है। जंतु के यकृत में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। और जो आपकी अनाज है उसमें इसकी कमी पाई जाती है, यानी कि उसमें नहीं पाया जाता। इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, अराइबोफ्लेवनोसिस हो जाता है, जिसके लक्षण आपकी तो चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, ये इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। चिलोसिस में क्या होता है, आपके होठ के किनारे फट जाते हैं, मुंह में छाले और घाव हो जाते हैं। ठीक है, तभी तो हम क्या कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स
खा लीजिए। डॉक्टर हमेशा आपको जब भी आपके मुंह में छाले होते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स जरूर साथ में देते हैं। फिर उसके बाद है जिसे हम बीकासूल, नॉर्मली बीकासूल कहते हैं, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल है जिसे हम बीकासूल कहते हैं, ठीक है। ग्लोसाइटिस जो है वो आपका जीभ, होठ बैगनी या लाल पड़ जाते हैं इसमें। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस की बात करें तो नाक के कोने में दाने व दरारें पड़ जाती हैं। प्रौढ़ पुरुष के जो वृषण की थैली होती है उसकी त्वचा में भी इसमें दरारें पड़ जाती है। थर्ड आपका आता है नाइसिन, जिसे निकोटिनिक भी कहते हैं। देखिए इनके नाम को याद करने की, किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है उसकी भी ट्रिक मैंने आपको पहले अपलोड कर रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप खुद से भी जाकर सर्च कर सकते हैं। इसकी खोज जो है वो पेलेग्रा रोग के टाइम पर हुई थी। पेलेग्रा का अर्थ होता है भद्दी त्वचा। इसके कारण व्यक्ति का जो मस्तिष्क है रोगी होकर उसकी मृत्यु के लिए शिकार होता है। ये खमीरी युक्त आहार से इसमें लाभ मिलता है। जब आपको जैसे कि प्रॉब्लम हो जाती है नाइसिन की कमी तो खमीर युक्त पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि आपका इडली, डोसा, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। सुई के आकार वाला सफेद रवेदार तत्व होता है। ये स्वाद में कसैला होता है। अम्लक्षार ताप का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। पाचन व नाड़ी संस्थान की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। कोएंजाइम का निर्माण भी करता है। सोर्सेज की बात करें तो सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा, अन्य सब्जियां भी इसके सोर्सेज हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा या 3D या फिर D3 नामक रोग होता है, जिसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। इसे कभी कभी D4 भी कहते हैं, क्योंकि जब इसका क्योर नहीं होता है तो इसमें डेथ भी हो जाती है, इसीलिए D4 के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए डर्मेटाइटिस में क्या होता है, त्वचा पर खुदरी पर पापड़ी और दाने हो जाते हैं। सूजन व धूप में जली जली जैसी त्वचा हो जाती है। डायरिया में वमन, अतिसार, थकावट, पीठ दर्द और आपकी रक्तहीनता होने लगती है। डिमेंशिया की बात करें तो इसमें चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, कम स्मरण शक्ति और पागलपन की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है B6, यानी कि आपकी पायरोडॉक्सिन। ये आपकी सफेद गंध रहित कसैला स्वाद वाला रवेदार विटामिन होता है। सूर्य की किरणों और ताप में ये नष्ट हो जाता है। इसका कार्य है बच्चों की वृद्धि में सहायता करना और नाड़ी संस्थान और RBC स्वस्थ रखना। सोर्सेज की बात करें तो सूखे खमीर में, गेहूं का अंकुर में जो आपका जर्मिनेट होता है उसमें, यानी कि मांस, यकृत, गुर्दे में, अनाज, साबुत अनाजों में, सोयाबीन में, मूंगफली में, मेवे में, अंडे में और दूध में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो क्षार और ताप से शीघ्र नष्ट हो जाता है, बच्चों की वृद्धि के लिए सहायक है। और सोर्सेज में ये सूखा खमीर, यकृत, चावल की ऊपरी परत जो होती है उसमें, गेहूं के अंकुर में और अंडे के पीले भाग में मिलता है। बायोटिन की बात की जाए तो बायोटिन जो है वो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कच्चे अंडे में एक क्षारीय प्रोटीन होता है एविडिन, जो बायोटिन को नष्ट कर देता है, पर पके अंडे में ऐसा नहीं होता। सोर्सेज की बात करें तो खमीर, मूंगफली, सोयाबीन, यकृत, सभी अनाज और दालों में ये होता है। फॉलिक एसिड हरे पीले रंग के रवेदार तत्व होते हैं। अम्ल व रोशनी से तुरंत नष्ट हो जाता है। इसकी आवश्यकता शरीर के कुछ प्रोटीन निर्माण के लिए होती है और RBCs के लिए भी ये आवश्यक होता है। सोर्सेज की बात करें इसकी तो हम ये सूखे खमीर से सबसे उत्तम इसका सोर्स होता है। अनाज, दाल, पालक, मेथी, मटर, लौकी, सेम की फली आदि में ये पाया जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, दस्त और बच्चों में क्वाशरकर रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कोलिन। कोलिन जो है वो आपका रंगहीन, अत्यंत घुलनशील, कसैले स्वाद वाला रवेदार पदार्थ होता है। ये शरीर में विभिन्न नियामक कार्य करता है, मतलब बैलेंसिंग का काम बॉडी में। प्रमुख रूप से यकृत में अधिक वसा एकत्रित होने से इसको ये रोकता है कि ज्यादा फैटी आपका लिवर ना हो जाए। नाड़ी ऊतकों की संवेदना शक्ति को बनाए रखने का काम करता है। शरीर की वृद्धि में आवश्यक होता है ये। और आपके जो सोर्सेज हैं इसमें अंडे का पीला भाग, यकृत, गुर्दे, दालें, साबुत अनाज, दूध, मांस, ये सभी होते हैं। इनोसिटॉल की बात करें तो ये स्वाद में मीठा, ताप में स्थिर होता है। कार्य की बात करें तो यकृत पर वसा जमने से बचाता है। हृदय मांसपेशियों में अत्यधिक मात्रा में रहकर उनके संकुचन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये रंगहीन, रवेदार तथा ताप पर
स्थिर विटामिन होता है जो जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके सोर्सेज में आपका गेहूं का चोकर, खमीर, पत्ता गोभी, केला, आलू, मूंगफली ज्यादा होते हैं। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, गहरे लाल रंग का, धूप में नष्ट हो जाने वाला है ये। इसका कार्य है आरबीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। सोर्सेज की बात करें तो पशु जगत के ऊतकों द्वारा प्राप्त होता है ये। यकृत व गुर्दे इसके मुख्य स्रोत रहते हैं और दूध, पनीर, अंडा, मांस आदि से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से एनीमिया और बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड ताप द्वारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है ये, और ये आपका इसके कार्य हैं दांत, अस्थियों और रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखने का काम होता है। घावों को भरने के लिए हेल्पफुल है। आंत द्वारा लौह लवण के अवशोषण में सहायक है। रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोशिकाओं को जोड़ने वाला पदार्थ कोलेजन के निर्माण में सहायक है। इसके सोर्सेज हैं ताजे खट्टे फल, सब्जियां, आंवला अमरूद में प्रचुर मात्रा में होता है। दूध में इसकी मात्रा नहीं होती है, मतलब विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है। ये जब पहले भी मैं आपको टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करा रही थी तभी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने कम्युनिटी पर भी इसका पोलिंग ली थी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। अगर इसकी डिफिशियंसी डिजीज देखें तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी दो तरीके का होता है, एक वयस्क स्कर्वी और दूसरा शिशुओं में। तो वयस्क में मसूड़ फूलने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, जो आपके जोड़ होते हैं वो मुलायम और रक्तस्राव होने लगता है। आपकी कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां हो जाती हैं, घाव जो है वो देर से बढ़ते हैं। शिशुओं में देखें तो भूख समाप्त हो जाती है, हड्डियों में रक्त जमा होने लगता है, सूजन आ जाती है, मसूड़े सूज जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर में ऐंठन और बच्चों की मृत्यु तक संभव है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारी विटामिन। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने वाटर सॉल्युबल कर लिए हैं। वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।